हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मुझे आशा है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में होंगे। आज मैं आपके लिए गणित का एक टॉपिक संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या यानी नंबर्स क्या है। तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। ये संकेत हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहलाते हैं, जो इस प्रकार है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 नंबर ऐसे हैं, ये 10 संख्या ऐसी है। इन संकेतों की सहायता से हम बड़ी से बड़ी अथवा छोटी से छोटी किसी भी प्रकार की संख्या का निर्माण कर सकते हैं। अगर ये नंबर्स नहीं होंगे तो हम किसी भी संख्या का निर्माण नहीं कर सकते। यही है जो हर संख्या का निर्माण करते हैं। और संख्याएं गणित की मूल आधार हैं। दार्शनिक प्रणाली में किसी संख्या को लिखने के लिए इन 10 अंकों का ही प्रयोग किया जाता था। और ये संख्याओं का विवरण निम्न प्रकार है, जो मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले आपके पास दिए है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर मीन्स जो हमें प्रकृति द्वारा मिले हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त है। जैसे वो संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्फिनिटी तक, अनंत तक जो संख्या है वो प्राकृत संख्या है। जो प्राकृत संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से शुरू होती है, 1 से। और पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है मतलब जो पूर्ण हो, यानी वूल नंबर जो पूर्ण हो, ये होते हैं 0 से शुरू होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं, 0। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति से मिले, और पूर्ण मतलब जैसे मनुष्य ने एक संख्या दे दी 0, जिससे इस नंबर्स को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। ये कैसे, कहाँ से शुरू होती है, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक, यानी जहाँ तक संख्या है वहाँ तक। आपने वो सुना होगा पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है। तो ये अपने भारत ने दिया है 0। वो कौन सा सॉन्ग गाना है, जब 0 दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई, ऐसा कुछ है ना। हाँ, तो ये जो प्राकृत संख्या कहाँ से थी, 1 से स्टार्ट होती थी, लेकिन जब भारत ने 0 दे दिया तो कहाँ से शुरू हो गई, 0 से शुरू हो गई, यानी वो पूर्ण हो गई, पूरा हो गई वो। हाँ, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, प्राकृतिक भी और पूर्ण भी। अब है अगला सम संख्या यानी इवन नंबर। सम संख्या क्या है, जो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो, 2 से पूर्णतः विभक्त हो, यानी जिसे हम 2 से पूरा भाग दे सकते हैं। जैसे 2 का टेबल लिख दो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 अनंत तक, यानी जिसे हम 2 से पूरा भाग दे सकते हैं, वो होती है सम संख्या यानी इवन नंबर। अब अगला है हमारे पास विषम संख्या यानी ऑड नंबर। विषम संख्या मतलब सम संख्या की उल्टी, जिसे हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 2 से भाग नहीं दे सकते, है ना। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, है ना। सम संख्याओं को छोड़कर बाकी जितनी संख्याएं हैं वो कौन सी है, विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स है ना, जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगला हमारे पास है भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। अब भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर क्या है, भाज्य संख्या मतलब वे संख्याएं जो 1 के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो। जैसे मतलब 1 से भी विभाजित हो और किसी और संख्या से विभाजित हो। जैसे 2 सिर्फ 1 से विभाजित होगा, 2 स्वयं से होगा, तो 2 इसमें नहीं आएगा। फिर आएगा 3 भी नहीं आएगा, 4 1 से विभाजित है और 2 से भी, यानी किसी एक और संख्या से विभाजित होना चाहिए। 5 नहीं, 5 तो सिर्फ 5 से विभाजित होगा। 6, हाँ 6 2 से भी 6 को भाग दे सकते हैं और 3 से भी दे सकते हैं। उसके बाद 7, 8 है ना, 8 को भी दे सकते हैं हम। 2 चौका 8, 4 दूनी 8, फिर 9,
9 को भी दे सकते हैं, 3 तिया 9, 10, 11 नहीं होगा, 12, 13 भी नहीं होगा, 14, 7 दूनी 14 होता है। इस प्रकार इन्फिनिटी यानी स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी भाग देना वो होती है भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर होते हैं। समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। अब है अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स जिसे किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता, यानी एक के अतिरिक्त वे धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती उन्हें भाज्य या ऋण संख्याएं कहा जाता है। यानी जिसको सिर्फ हम एक से ही या स्वयं से भाग दे सकते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इन्फिनिटी। अब 2 को सिर्फ 2 से ही भाग दे सकते हैं और 1 से, 3 को भी सिर्फ 3 से भाग दे सकते हैं और 1 से, 5 को भी सिर्फ 5 से भाग दे सकते हैं 1 से, 7 को भी, 11 को भी, 13 और 17। तो ये संख्या सब ऐसी है जिनको सिर्फ एक या स्वयं से ही भाग दिया जा सकता है, वो होती है अभाज्य संख्या। इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे कि वे संख्याएं जो केवल एक से या स्वयं उसी संख्या से विभाजित हो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। प्राकृत संख्या वो होती है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या जो शून्य से शुरू होती है, यानी शून्य अगर मिल जाए तो उस संख्या को पूर्ण कर देता है, जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती होती है पूर्ण संख्या है। उसके बाद सम संख्या, इवन नंबर, तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, यानी जिसे हम 2 से भाग दे सकते हैं वो होती है सम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त न हो, यानी ऐसी संख्याएं जिसे 2 से हम भाग नहीं दे सकते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, यानी जो 2 के टेबल में नहीं आता, 2 के पहाड़े में जो नहीं आता वो होती है विषम संख्या। उसके बाद है अभाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, तो वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो, यानी स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित हो। जैसे 2 को सिर्फ 2 से भाग दे सकते हैं, लेकिन 3 को भी, लेकिन 4 को 2 से भाग दे सकते हैं, 6 को 2 से भी दे सकते हैं, 3 से भी, 8 को 2, 4, 9 को भी दे सकते हैं 3 से। ऐसा नहीं कि 9 तो विषम संख्या है, फिर कैसे? अरे भाई भाज्य संख्या पूछा तो मतलब जो स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित हो। उसके बाद है अभाज्य संख्या, यानी जिसको सिर्फ एक से या स्वयं से ही भाग दे सकते हैं वो होती है अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 इन्फिनिटी तक, यानी जितनी भी ऐसी संख्या है जिनको सिर्फ स्वयं से भाग दे सकते हैं वो होती है अभाज्य संख्या। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये संख्या पद्धति की जो संख्याएं हैं, जितने प्रकार की भी संख्याएं हैं वो आप सबको समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे संख्याओं को लिखना व पढ़ना, रीड एंड राइट ऑफ नंबर्स। तो हम संख्याओं को 3 विधियों से लिखते और पढ़ते हैं। सबसे पहली इसमें भारतीय गणना प्रणाली, दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली और तीसरी है रोमन प्रणाली। इसमें हम सबसे पहले भारतीय गणना प्रणाली यानी इंडियन काउंटिंग सिस्टम के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमारे भारतीय गणना प्रणाली में क्या होता है कि हम इसमें कहाँ से पढ़ते हैं? इकाई से पढ़ते हैं। इकाई, फिर होता है दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, फिर 10 लाख। इस प्रकार से हम कोई भी संख्या को पढ़ते हैं। मैंने मान लिया यहाँ पे संख्या ले ली 5, 6, 9, 3, 4, 2, 3। तो आप इसको क्या पढ़ोगे? सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 के बाद कॉमा, फिर हज़ार, 10,000, कॉमा, लाख, 10 लाख। तो भारतीय गणना प्रणाली में क्या होता है, पहले तो 3 की जोड़ी बनती है, फिर 2-2 की जोड़ी में पढ़ा जाता है। यानी इसको पढ़ेंगे 32,43,965। देखो कैसा पढ़ा मैंने, 32 लाख यानी 2 की जोड़ी में पढ़ा, ऐसा बोला कि 2 लाख बोला क्या, 3 10 लाख, 2 लाख नहीं, मैंने दोनों को एक साथ पढ़ा। 32,43,965। अब देखो तीनों को एक साथ पढ़ा, तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है, सैकड़े तक 3 की जोड़ी बनती है और फिर 2-2 की जोड़ी में संख्याओं को पढ़ा जाता है। ये होती है भारतीय गणना प्रणाली। मैंने अगर यहाँ पे संख्या ले ली 6, 9, 4, 3, 8, 2, 4, 6 और आपको बोला कि इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति में पढ़ के बता, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले
कि सबसे पहले तो इसको जोड़ी बनाओगे, ये 3 की जोड़ी बनी, फिर कितने की जोड़ी बनाना है, 2 की जोड़ी बनाना है, ये 2 की जोड़ी बनी और फिर 2 की जोड़ी बनी। हमको पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 6,94,38,246। इस प्रकार आप इसको पढ़ोगे। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में 3 के बाद 2 की जोड़ी में पढ़ा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू क्या है। तो किसी भी संख्या का स्थानीय मान ये बताता है कि वो किस स्थान पर है, इकाई में है, दहाई में है, सैकड़े में है या हज़ार में है। जैसे मैंने लिखी संख्या 5, 6, 9, 4, 3, 2, 1। अब मैंने पूछा 4 का स्थान क्या है, तो आप क्या बताओगे कितने स्थान पर ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, कितने नंबर के स्थान पर ये, 1000वें स्थान पर है। यानी जो इकाई का अंक होता है उसमें 1 का गुना होता है, दहाई में 10 का गुना होता है, सैकड़े में 100 का गुना होता है, हज़ार में 1000 का गुना होता है, 10,000 में 10,000 का गुना होता है, लाख में लाख का गुना होता है और 10 लाख में 10 लाख का गुना होगा। इस प्रकार। या फिर अगर आपको स्थानीय मान पूछा 4 का पूछा तो एक काम कर सकते हो, 4 लिख दो, 4 के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है, पीछे 3 0 लगा दो। हम इस प्रकार भी स्थानीय मान निकाल सकते हैं या बता सकते हैं। या फिर गुना कर सकते हैं, 4 का पूछा तो 4 कितने नंबर पे, 1000वें नंबर पर है, तो 4 में 1000 का इंटू कर लो, तो ये हो गया 4000। आ गया, वही आंसर आया फिर से, है ना। तो हम इस प्रकार स्थानीय मान मतलब वो किस स्थान पर है ये बताता है। तो स्थानीय मान मतलब हमें उसका स्थान बताना है कि वो किस स्थान पर है, इकाई में है, दहाई में है, सैकड़े में है या हज़ार में। अगर आपको 6 का पूछता तो आप क्या करते, 6 लिख देते। 6 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 0 लगा दो, 1 2 3 4 5, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, कितने स्थान पर है, वो लाखवें स्थान पर है। ये हो गया हमारा स्थानीय मान। अब मैं आपको बताऊंगी जातीय मान यानी फेस वैल्यू क्या है। तो किसी भी संख्या का जो जातीय मान होता है वो अपना स्वयं का मान होता है। जैसे मैंने लिखी यही संख्या लिख दी फिर से, इसमें 4 का जातीय मान क्या है, तो 4 का जो जातीय मान होगा वो 4 ही होगा भाई, क्योंकि जातीय मान है फेस वैल्यू मतलब वो जो जैसा दिखता है जो है वो। जैसे अगर 4 को मैं 1 थोड़ी ना बोलूँगी, 4 को 2 थोड़ी ना बोलूँगी, तो जो उसका मान है स्वयं का वही बोला जाएगा। जैसे मेरा नाम है देवयानी, तो मुझे रिया या पूनम ऐसा कुछ बोलोगे क्या, नहीं, मेरा जो नाम है वही मुझे बोला जाएगा। उसी प्रकार संख्याओं का भी होता है, संख्याओं की जो जाति होती है, जो उसका मान होता है, वो जो उससे दिखता है उसको वही बोला जाएगा ना। 4 को 4 बोलेंगे, 5 का पूछा जातीय मान तो 5 का 5 ही होगा, 6 का पूछा तो 6 का 6, 9 का 9 ही होगा। तो इस प्रकार सभी संख्याओं का जातीय मान वो स्वयं संख्या होती है। अभी मैंने आपको एक संख्या दे दी, इसमें बताओ आप 9 का स्थानीय मान क्या है। तो आप क्या करोगे, 9 लिख दोगे और कितने नंबर पे वो इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर है, तो 100 का गुना कर दोगे, ये हो गया 900, तो 9 का स्थानीय मान 900। या फिर 9 लिख दोगे और डायरेक्ट 9 के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, 2 0 लगा लो, तो 9 का स्थानीय मान क्या हो गया, 900 हो गया। समझ में आया आप लोगों को। तो 9 का स्थानीय मान 900। और अगर जातीय मान पूछा तो जातीय मान 9 का जातीय मान क्या होगा, 4 होगा क्या, नहीं, 9 का जातीय मान 9 ही होगा भाई। क्यों, क्योंकि 9 9 ही है, उसका को बदल थोड़ी ना सकते हैं हम, उसके मम्मी पापा थोड़ी ना है कि उसका नाम बदल दें हम। तो 9 को 9 ही बोलेंगे या 9 को 9 ही लिखा जाएगा, ये होता है उसका जातीय मान। अब हम पढ़ेंगे इसमें पूर्ववर्ती यानी प्रीफिक्स और उत्तरवर्ती या परवर्ती यानी सुफिक्स। अब पूर्व मतलब जो हो चुका है भाई पहले, तो पूर्व मतलब पहले का। तो अब इसमें गणित में क्या होता है, मैंने अगर संख्या लिख दी 55, तो इसका मतलब पूर्ववर्ती का मतलब है हमें इसकी पूर्व की यानी इसके पहले की बताना है। तो किसी संख्या से 1 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह दी गई संख्या की पूर्ववर्ती होती है। यानी मैं इस 55 में से क्या करूँगी, 1 माइनस कर दूँगी तो आ गया 54, तो ये 54 जो है वो 55 की क्या है,
पूर्ववर्ती है, पूर्व यानी पहले की संख्या है, तो ये होती है प्रीफिक्स, यानी एक कम करके पीछे की संख्या बताना पूर्ववर्ती है। और उत्तरवर्ती यानी परवर्ती, पर मतलब बाद में, तो 55 के बाद में क्या करेंगे हम, इसमें एक जोड़ देंगे, तो 55 के बाद कौन आता है, 56 आता है। तो इस प्रकार पूर्ववर्ती और परवर्ती निकाला जाता है। पूर्व यानी पहले की संख्या, पर यानी परवर्ती यानी बाद की संख्या, इसको उत्तरवर्ती भी बोला जाता है। प्रीफिक्स और सुफिक्स, पूर्ववर्ती और परवर्ती। मैंने आपको संख्या दे दी 89। 89 की पूर्ववर्ती क्या होगी, कौन बताएगा, बताओ जल्दी से। तो इसकी पूर्ववर्ती होगी 89 में से क्या करेंगे हम, एक माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 88 मिल जाएगा। 88 मिल जाएगा। तो 88 जो 89 है उसकी पूर्ववर्ती कौन है, 88 है, ये इसके पहले आता है। और अगर इसी की हम 89 की अगर हम परवर्ती पूछे तो क्या करेंगे, पर में यानी पर यानी बाद की बताएंगे, यानी एक जोड़ देंगे, तो 89 में एक जोड़ दिए तो कितना हो गया, 90 हो गया। समझ में आया, परफिक्स और सुफिक्स, पूर्ववर्ती और परवर्ती, बहुत ही आसान है, आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हमने भारतीय संख्यांकन पद्धति के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली यानी कि इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम। आपने ध्यान दिया होगा कि हमें जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बोला जाता है वो मिलियन, बिलियन, डॉलर इसमें बोला जाता है, हर मिलियन में भी पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। तो मैंने संख्या लिख दी आपके पास 9 4 6 5 4 3 2 1 2 4। अब क्या इसमें क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, हमने जैसे भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या किया था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, इसे पढ़ते थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, इसमें 3-3 की जोड़ी में पढ़ा जाता है। ये 3 की जोड़ी बनी, फिर 3 की जोड़ी कॉमा, 3 की जोड़ी कॉमा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या भारतीय संख्यांकन पद्धति में कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप उसमें पहले कॉमा लगाएंगे, उसके बाद ही उसको पढ़ेंगे या लिखेंगे। तो इसको क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तो सैकड़े तक हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसके जो 3 होते हैं आगे के, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हम क्या बोलते हैं, हज़ार, तो इसके तीनों को हज़ार में पढ़ा जाता है। तीनों को क्या पढ़ा जाता है, हज़ार में पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद जो 3 होते हैं उसको मिलियन में पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद के जो 3 होते हैं उसको बिलियन में पढ़ा जाता है। ध्यान रखना 3-3 की जोड़ी में ही पढ़ना है। जैसे हम पढ़ते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, फिर 10,000, तो 10,000 जोड़ी में 10,000, फिर लाख, 10 लाख, तो 2-2 की जोड़ी में, तो इसमें सैकड़े में पढ़ा जाता है ना, सैकड़े में 3-3 की जोड़ी में इसको पढ़ा जाता है। जैसे क्या पढ़ेगी इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 432,000, तो इसको पढ़ेंगे हम 9,465,432,124। तो इस प्रकार हम अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में पढ़ते हैं। 3-3 की जोड़ी में इसको पढ़ा जाता है, यानी सैकड़े में पढ़ा जाता है। ध्यान रखना, इसको हमेशा सैकड़े में पढ़ेंगे। सैकड़े में ही पढ़ना है। अगर इसके आगे और एक संख्या आ जाती तो कोई फ़र्क नहीं, 19 बिलियन हो जाता है। और एक संख्या आ जाती कोई बात नहीं, 219 बिलियन हो जाता है। तो ये हम क्या करते हैं, इसको जोड़ी में ही पढ़ा जाता है। 219 बिलियन, 465 मिलियन, 432,124। इकाई, दहाई, सैकड़ा, आगे की 3,000, आगे की 3 मिलियन, आगे की 3 बिलियन। ये तो याद ही करना पड़ेगा आप लोगों को। इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर क्या होता है, हज़ार, मिलियन, बिलियन। इसके आगे भी होता है बहुत सारा, बस लेकिन यहाँ तक ही बहुत है, इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं। और यह अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली जो है, ये गणना प्रणाली विश्व की सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली है। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। तो मैंने आज आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में बताया, जिसमें भारतीय संख्यांकन पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, उसके बाद प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इन सब के बारे में बताया। अगले वीडियो में मैं आपको रोमन संख्यांकन पद्धति का पूरा टोटल एक ही वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगी। तब तक के लिए गुड बाय। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मेरे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है, जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। बाय, टेक केयर।
थैंक यू।